तो 200 साल की लड़ाई के बाद फाइनली इंडिया को 15 अगस्त 1947 में मिलती है ब्रिटिशर्स से आजादी। इसके बाद इंडिया के होते हैं दो टुकड़े, एक बनता है पाकिस्तान, एक बनता है इंडिया। तो 1947 से 2024 तक इंडिया के पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा चेंजेस हुए, काफी नई पार्टी बन के आई, काफी आइडियोलॉजी में चेंजेस हुई, काफी पार्टी जो पहले मेन पार्टी के रूप में थी वो बिखर गई। आज इन्हीं टॉपिक्स को हम जानेंगे और कैसे 1947 से 2024 इंडियन पॉलिटिक्स चेंज हुआ, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ा। आज इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को आप देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। When the world sleeps, India will awake like freedom. 25 जून 1975 को रातों रात सब कुछ बदल गया। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। We are actually seeing just half a second. We need to go to these pictures. That's Narendra Modi at the BJP headquarters. Our cameras there need to be told to actually zoom out on those shots so that we can see everybody there. That's Murli Manohar Joshi, initially objecting to the Modi appointment, giving in there. Narendra Modi, Rajnath Singh, Arun. 1947 से 1964, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के नाम से जानते हैं, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। भारत को आजादी तो मिल गई थी, मगर एक ऐसा देश जिसके दो टुकड़े हो चुके हैं, जिसे पूरी तरीके से लूटा जा चुका है, उसको आजादी मिलने के बाद भी उसके ऊपर काफी सारे चैलेंजेस थे। जैसे एक देश को बनाना, एक देश बनाने के लिए सिर्फ आजादी मिल जानी जरूरी नहीं है, उसमें काफी सारे चेंजेस करने होंगे, कई सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें सरपास करना पड़ता है। जैसे पहला चैलेंज जो इंडिया के लिए था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। आखिर हम अपने देशवासियों को खिलाएंगे क्या? ये सब जिम्मेदारी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री, और वो इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाते भी हैं। वो इंडिया में सोशल इकोनॉमिक लीन पॉलिसी लेके आते हैं, 5 वर्षीय योजना भी लेके आते हैं, IIT, IIMs जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट का निर्माण करते हैं ताकि इंडिया में एक साइंटिफिक ग्रोथ हो सके, जिसका लाभ आज तक हमें मिलता है। IIT और IIMs कितना ज्यादा इंडिया के लिए जरूरी है ये आप लोगों को पता ही होगा। भारत को जब आजादी मिली थी तो भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो आप सोच सकते हैं हर एक प्रिंसली स्टेट भारत से अलग होना चाहता था और एक अपना एक अलग देश बनाना चाहता था। इसको भारत में वापस से जोड़ना ये भी एक काफी बड़ा चैलेंज था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर सारे प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाया, और आज जैसा आपको भारत दिख रहा है वैसे भारत है। अगर वो दोनों नहीं होते तो आज आप लोग को भारत के हर एक एरिया में जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा लगता। तो आप समझ सकते हैं ये एरा कितना इम्पोर्टेंट था और कितने सारे चैलेंजेस थे। मगर इस एरा में भारत उभर के आता है। इसी एरा में कोल्ड वॉर का स्टार्ट हो गया था। भारत ने यहाँ पे एक सबसे अलग स्टैंड लिया था। भारत ने यहाँ पे नॉन अलाइड पॉलिसी का साथ दिया था। भारत ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया था कि हम किसी के साथ भी नहीं हैं, हम दुनिया में बस शांति चाहते हैं। इसलिए इस समय पूरी दुनिया में भारत एक पीस लीडर बन के आया, और इस समय से इंटरनेशनल डोमिनेंस भारत की शुरुआत हुई। इसके बाद से भारत ने कई सारी ऊंचाइयां देखी, और अगले एरा में भारत की और भी ग्रोथ हुई। सो जो सेकेंड एरा है उसकी शुरुआत होती है 1966 से। इस एरा को हम लोग इंदिरा गांधी एंड इमरजेंसी एरा के नाम से जानते हैं। इस एरा में हमें पावर का सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला था। सारी पावर सिर्फ एक जन के पास थी, इंदिरा गांधी, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद इंदिरा गांधी देश की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इन द ईयर ऑफ 1966। 1966 से 1977 तक वो इंडिया को एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व करती हैं। फिर 1980 से 84 तक जब तक उनका असैसिनेशन नहीं होता है वो देश की प्राइम मिनिस्टर बनी रहती हैं। इस एरा में हमें काफी सारे चेंजेस देखने मिले। इंडिया का एक अलग स्टैंड देखने मिला, काफी सारे इंडिया में चेंजेस हुए, ग्लोबली चेंजेस हुआ, इंटरनेशनल पॉलिसी में इंडिया के काफी सारे चेंजेस हुए। आइए उसी को देखते हैं हम लोग क्या मेजर चेंजेस हुए थे इस एरा में। इंदिरा गांधी भी अपने पिता की तरह लीन इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी को अपनाती हैं। इस एरा में मेजर जो रेवोल्यूशन आता है उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें इंडिया को ग्रीनरी एक अलग टाइप की पहचान मिलती है। और साथ ही बात करें इंटरनेशनली चेंजेस में, तो इंटरनेशनल में अलग से इंडिया का स्टैंड देखने में, जैसे इंडो पाक वॉर, जिसका अंत से बांग्लादेश तक क्रिएशन होता है। इसके साथ ही कई सारे इंडिया के पॉलिसीज में और भी चेंजेस आते हैं। इंडिया यहाँ पे एक अलग तरीके का इमर्जिंग पावर निकल के आता है, और इंडिया यहाँ पे दिखाता है कि इंडिया बैठ के सिर्फ देखेगा नहीं, इंडिया उनके दुश्मनों का जवाब भी देगा। जो मेजर
इंसिडेंट इस एरा में होता है वो है 1975 का इमरजेंसी। 1975 से 1977 तक इमरजेंसी चलता है और जैसे ही इमरजेंसी हटता है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दी जाती हैं। फिर उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी वापस से प्रधानमंत्री बनती हैं और 1984 तक जब तक उनका असैसिनेशन नहीं होता है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व करती हैं। ये था इंदिरा गांधी का जो मेन एरा था उसका एक्सप्लेनेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एरा में। 1984 से 1990 तक इंडिया में एक सस्टेन गवर्नमेंट बन के रहती है, मगर राजीव गांधी की इसी एरा में हत्या हो जाती है और इस एरा में कुछ उतना बड़ा काम नहीं होता है। मगर जो सबसे बड़ा इंडिया में चेंज आता है वो है 1991 में, जिसको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एरा के नाम से जानते हैं। इस समय इंडिया एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाता है। उसका इंडिया के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल जाते हैं, इंडियन मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुल जाता है। और इसी कारण से आज हम इंडिया में बाहर के इतने सारे ब्रांड्स देख पाते हैं। जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, जो भी चीज आप बाहर के ब्रांड्स का यूज करते हैं, वो सब कुछ इसी एरा के कारण होता है। पीवी नरसिम्हा राव एज प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये काफी अच्छा डिसीजन लेते हैं इस एरा में, जिसका लाभ आज तक हमें मिलता है और जिस कारण से आज इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है बाहर की कंपनियों के लिए। लेट 90s का एरा, ये वो एरा था जिसमें बीजेपी का राइज होता है और इसे हम लेट बीजेपी एरा के नाम से जानते हैं। इस समय बीजेपी और संघ काफी बड़े इंडिया में इनका बूम देखने मिलता है। इस समय बाबरी मस्जिद भी गिराई जाती है और बीजेपी और आरएसएस पूरे इंडिया भर में फेमस हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय प्रधानमंत्री बनते हैं देश के और उन्होंने देश को काफी अच्छे से संभाला और इंडिया का यहाँ पे एक बहुत अलग सा स्टैंड देखने मिलता है हिंदुत्व के नाम से। यहाँ पे ही भारत में एक हिंदू पॉलिटिक्स का उदय होता है और राइट विंग, एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग का स्टार्ट होता है यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी का जन्म भारतीय जनसंघ से होता है। ये मेनली गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों से निकल के आई हुई एक पार्टी थी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पूरे इंडिया भर में फैला रही थी। आज भी हम इसी के कारण से इंडिया में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखते हैं, जिस कारण से आज के डेट में बीजेपी पावर में है और अलग से एक हिंदुत्व लहर है पूरे भारत में। जो नेक्स्ट एरा निकल के आता है वो है नरेंद्र मोदी एरा। 2014 से लेके अभी नरेंद्र मोदी के एरा में हमें इकोनॉमिक्स एक अलग तरीके से दिखता है। हमें यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने मिलती है। भारत में काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इस एरा में काफी सारे कैपिटलिस्ट निकल के आते हैं। ये एरा भारत के लिए एक सबसे अलग एरा था। इसमें भारत की एक अलग पहचान मिलती है। अगर आप बात कर ले इंदिरा गांधी के जैसा विचारधारा, इंदिरा गांधी के ज्यादा शक्ति कोई बनाया, या बात कर ले कि अलग तरीके से एक पॉलिसी लेके आया, अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आया, तो वो थी बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से लेके अभी तक है। इसमें जो मेजर चेंजेस थे वो थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना और दूसरा था भारत का स्टैंड इंटरनेशनली। भारत ने यहाँ पे एक अलग तरीके का स्टैंड लिया। इंडिया ने काफी सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, इंडिया ने अपना आर्म फोर्स को बढ़ाया, इंडिया ने यहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया है एक तरीके से जो कि कैपिटलिस्ट फोकस है। इसके साथ साथ इंडिया ने यहाँ पे काफी सारे वेलफेयर स्कीम भी लाया इस वक्त में इंडियन गवर्नमेंट ने, या बात करें काफी सारे नए स्कीम जैसे जीएसटी, नोटबंदी, ये सब। इंडियन इकोनॉमी इस एरा में अलग तरीके से ही ग्रो कर रही है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें, अभी हमें एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म पॉलिसी यहाँ पे देखने मिलती है बीजेपी की तरफ से। एक अलग सी हिंदुत्व की लहर है, जहां भी देखे हिंदूवादी सरकार की बात चल रही है। बाय द वे, आपने अगर मेरा पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। मैंने यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई है। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इस एरा में काफी सारे उनके ऊपर इल्जाम भी लगते हैं, जैसे वो IT सेल के थ्रू या डिक्टेटरशिप वाला इल्जाम। पर ये सब छोड़ के एक नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में अलग तरीके से एक लीडरशिप देखने मिली। यहाँ पे एक पार्टी ने ही, अभी एक पार्टी है जो पूरे देश को चला रही है, उसके अगेंस्ट में कभी कोई एक ऑपोजिशन पार्टी है नहीं। जब से बीजेपी आई है, नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट बीजेपी आई है, तब से कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। अभी नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो उसे टक्कर दे पाए। कुछ रीजनल पार्टीज हैं जैसे TMC, आम आदमी पार्टी, मगर ये सब रीजनल लेवल पे हैं। नेशनल लेवल पे ये बीजेपी पार्टी का सामना नहीं कर पाएंगे। तो अभी 2029 तक यही एरा चलेगा, बीजेपी का एरा ही चलेगा। 2029 के बाद अगर कोई नई रीजनल पार्टी नेशनल लेवल तक आ पाती है, जैसे आम आदमी पार्टी अभी लग रही है कि वो नेशनल लेवल तक जा पाएगी, तो बात अलग है, एक नई पार्टी का जन्म होता है। मगर 2029 तक यही एरा चलेगा, बीजेपी राज करेगी। बाद में कोई अगर रीजनल पार्टीज आती हैं तो उसकी बात अलग होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपको वीडियो में कुछ दिक्कत लगती है या आपको मेरे वीडियोस में कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और या अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा था तो प्लीज लाइक कीजिए, और ज्यादा पसंद आया तो प्लीज शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मुझको सपोर्ट और मोटिवेशन देता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।